हेलो। हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी लोग लाइव और चैट पर आ जाएं। आप सभी लोग लाइव और चैट पर आ जाएं। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य संबंध कैसा है। मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य संबंधों का अध्ययन आज करना है। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। हालांकि सप्रू समिति की सिफारिश में यह कहा गया, प्रतिवेदन में कहा गया कि मूल अधिकार ही दो प्रकार का है। एक वह जो प्रवर्तनीय है, न्याय योग्य है, और एक वह जो प्रवर्तनीय नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, इनफोर्सेबल नहीं है। तो जो न्याय योग्य है उसे मूल अधिकार कहा गया, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। और जो न्याय योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया, जो भारतीय संविधान के भाग 4 में लिखा हुआ है। ये क्लास हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ लिया था। मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के मध्य अंतर भी हम लोगों ने देखा था कि मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध है, यानी राज्य के विरुद्ध है। अधिकार नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिला है वो राज्य के विरुद्ध है। इसका मतलब मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक है, जबकि निर्देशक तत्व की प्रकृति सकारात्मक है। मौलिक अधिकार राज्य के लिए बाध्यकारी है, जबकि निर्देशक तत्व राज्य के लिए स्वेच्छाचारी है। मूल अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय आदेश दे सकता है, जबकि निर्देशक तत्वों के संदर्भ में न्यायपालिका आदेश नहीं दे सकता है, कन्फर्म, लेकिन मोटिवेट कर सकता, प्रोत्साहित कर सकता ऐसा करने के लिए। कन्फर्म हुआ। मूल अधिकार का संबंध व्यक्ति के शरीर से है, जबकि निर्देशक तत्व का संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क से है। ये सारी बातें हम लोगों ने अध्ययन किया था पिछले क्लास में। तो आज हम लोग देखते हैं। स्वास्थ्य मेरा ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ही होगा, ठीक है ना, तो धीरे धीरे ठीक होगा। आज आप लोग देखेंगे कि मूल अधिकार एवं राज्य के निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों में संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, क्योंकि भारतीय संविधान का सारांश न्याय है। भारतीय संविधान का सारांश न्याय है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया: पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस की बात फंडामेंटल राइट्स में किया गया, जबकि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात डीपीएसपी में किया गया। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो न्याय कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं संविधान के 2 मूलभूत आधार स्तंभ हैं। तो भारतीय संविधान के 2 मूलभूत आधार स्तंभ कौन हैं? तो मौलिक अधिकार एवं निर्देशक तत्वों को माना गया है। कन्फर्म हुआ। और दूसरी बात, हमारे यहां जो निर्देशक तत्व शामिल किया गया वो सामाजिक आर्थिक न्याय को अभिव्यक्त करता है, जो कि राज्य के लिए आदर्श है। इसके बावजूद भी न्यायालय का मानना है कि निर्देशक तत्वों के पालन के नाम पर राज्य किसी भी विधिक अधिकार, निर्देशक तत्वों के पालन के नाम पर राज्य किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, निर्देशक तत्वों के पालन के नाम पर राज्य किसी भी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका कि मौलिक अधिकार इतने पवित्र हैं, इतने पवित्र माना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मौलिक अधिकार को, कि उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब निर्देशक तत्व भारत के लोक कल्याणकारी राज्य होने की पुष्टि करता है। राज्य कोई भी वेलफेयर के संदर्भ पॉलिसी बनाता है, लेकिन वेलफेयर के संदर्भ में कानून बनाते समय उसको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई पॉलिसी ना बनाए जिससे किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। अब प्रश्न यह उठता है कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध है,
तो अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाती है जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या मौलिक अधिकारों को छीनता है, सीमित करता है या समाप्त करता है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं और न्यायपालिका उस कानून को असंवैधानिक और अवैध घोषित करेगा, शून्य घोषित करेगा। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसका मतलब है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, और ऐसा करना राज्य के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है। निदेशक तत्व बाध्यकारी नहीं है। निदेशक तत्व राज्य के लिए स्वेच्छाचारी है, राज्य के लिए आदर्श है। निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, वही राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में भी है। यानी जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में हम लोगों ने राज्य की परिभाषा पढ़ा था, कि जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में सरकारी राज्य की परिभाषा में परिभाषित कर दिया गया, वो सभी एजेंसी, सभी पदाधिकारी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिस्पांसिबल होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जिन्हें सरकारी राज्य की परिभाषा में परिभाषित कर दिया गया, वो सभी एजेंसी, सभी पदाधिकारी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिस्पांसिबल होंगे। इसका मतलब कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता राज्य जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, सीमित करता हो या समाप्त करता हो। और यदि ऐसा करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक और अवैध घोषित करेगा। तो जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है, वही राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में भी है। इसका मतलब अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा दिया गया, वो परिभाषा अनुच्छेद 12 से मैच करती है। इसका मतलब अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, इसके अंतर्गत भी राज्य कोई ऐसा कानून न बनाए जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों को छीनता हो, सीमित करता हो, समाप्त करता हो। अंतर किस बात का है कि 36 से 51 तक जो डीपीएसपी है वो राज्य के लिए आदर्श है, राज्य के लिए स्वेच्छाचारी है, राज्य के लिए नैतिकता है, राज्य के लिए बाध्यकारिता नहीं है। इसलिए यह न्यायालय में न्यायपालिका के अंतर्गत प्रवर्तनीय नहीं है, यह न्याय योग्य नहीं है। अब ये जो 36वें राज्य की परिभाषा है, उसका मीनिंग वही है जो 12 में, लेकिन यह जो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, यह ऐसा करना राज्य के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है। जबकि 36 में जो राज्य की परिभाषा, वो परिभाषा 12 से मैच करती है, लेकिन चूंकि निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, इनफोर्सबल नहीं है, इसलिए उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्य ऐसा कोई कानून न बनाए जो किसी नागरिक के विधिक अधिकार का उल्लंघन करता हो, इसके लिए राज्य नैतिक रूप से बाध्यकारी है, नैतिक रूप से बाध्यकारी है। इसके लिए राज्य नैतिक रूप से बाध्यकारी है। निदेशक तत्व में राज्य नैतिक रूप से बाध्यकारी है कि कोई ऐसा कानून ना बनाए, कल्याणकारी राज्य होने की पुष्टि करता है, वेलफेयर के संदर्भ में कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए जिससे किसी नागरिक के विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। वो नैतिक रूप से बाध्यकारी है राज्य। कहां? अनुच्छेद 36 में निदेशक तत्व के अंतर्गत। जबकि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, उस राज्य की परिभाषा में राज्य के लिए बाध्यकारी है, तो कानूनी रूप से बाध्यकारी है कि ऐसा कोई काम ना करे, और नैतिक रूप से बाध्यकारी है कि ऐसा कोई कार्य ना करे। बस अंतर इतना ही। जल्दी बोले। रचना, आशीष, नीतीश, आप लोग सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में क्या अंतर है? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36। 12 में 12 से 35 निदेशक तत्व है, 12 से 35 मौलिक अधिकार है, 12 से 35 मौलिक अधिकार, 36 से 51 निदेशक तत्व है। तो 12 में सरकारी राज्य की जो परिभाषा दी गई है,
तो जिनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में सरकारी राज्य की परिभाषा में परिभाषित कर दिया गया, वो सभी एजेंसी मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिस्पांसिबल है। तो राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, और अगर ऐसा करता है तो न्यायालय में चैलेंज करेंगे, न्यायपालिका उसे असंवैधानिक और अवैध घोषित करेगा। इसका मतलब ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है कि ऐसा कोई कानून न बनाए। लेकिन जो राज्य की परिभाषा 36 में है, वो 36 में जो परिभाषा राज्य की है वो परिभाषा 12 में भी है। इसका मतलब निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो किसी नागरिक के विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इसलिए यह कानूनी रूप से बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन नैतिक रूप से राज्य बाध्यकारी का ऐसा कोई कानून न बनाए, ऐसा कोई वेलफेयर के संदर्भ पॉलिसी न बनाए जो किसी नागरिक के विधिक अधिकार या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। तो एक जगह राज्य कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो निदेशक तत्व में राज्य नैतिक रूप से बाध्यकारी का ऐसा कोई काम ना करे। जल्दी बोलिए, सभी लोगों को समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? बाकायदे समझ में आ गया? चलिए, तो अब इसको देखा जाए, पैराग्राफ लिखा जाए। समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए, उच्चतम न्यायालय का मानना है, उच्चतम न्यायालय का मानना है कि भारत के गणराज्य संविधान में शामिल, भारत के गणराज्य संविधान में शामिल गणराज्य संविधान में शामिल सामाजिक आर्थिक न्याय को अभिव्यक्त करता है, सामाजिक आर्थिक न्याय को अभिव्यक्त करता है। निदेशक तत्व, निदेशक तत्व, निदेशक तत्व राज्य के लिए आदर्श है, राज्य के लिए आदर्श है। इसके बावजूद भी न्यायालय का मानना है, इसके बावजूद भी न्यायालय का मानना है कि निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के नाम पर, कि निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के नाम पर राज्य किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता, राज्य किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। किसी विधि के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसका मुख्य कारण यह है कि मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व, कि मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व संविधान के दो मूलभूत आधार स्तंभ हैं। संविधान के दो मूलभूत आधार स्तंभ हैं। संविधान के दो मूलभूत आधार स्तंभ हैं। पैराग्राफ चेंज। मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार विधि के तहत प्रवर्तनीय है, विधि के माध्यम से प्रवर्तनीय है। मूल अधिकार विधि के माध्यम से प्रवर्तनीय है।
प्रवर्तनीय है, क्योंकि ये प्रत्याभूत अधिकार है, क्योंकि ये प्रत्याभूत अधिकार है, लेकिन निदेशक तत्वों को प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता, लेकिन निदेशक तत्वों को प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता, प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता। निदेशक तत्वों को प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता। इस कारण दो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, इस कारण दो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पहला पॉइंट लिखिएगा, दो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मूल अधिकार का प्रयोग निदेशक तत्व से असंगत हो जाए। कोई व्यक्ति के मूल अधिकार के प्रयोग करने से निदेशक तत्व भी असंगत हो सकता है। जैसे एक कसाई अपना कारोबार चलाने का अधिकार रखता है, एक कसाई को अपना कारोबार चलाने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 में लिखा है। वहीं अनुच्छेद 48 में गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात किया गया है। तो गौ हत्या पर प्रतिबंध की बात किया गया और कसाई को मौलिक अधिकार दे दिया गया है। तो जल्दी बोलो, एक कसाई अपना कारोबार चलाने का अधिकार रखता है, वो उसका मूल अधिकार है, और उधर हम लोग अनुच्छेद 48 में गौवध पर प्रतिबंध की बात करते हैं, गौ हत्या प्रतिबंध की बात करते हैं। तो जल्दी बोलो, मूल अधिकार के नाम पर निदेशक तत्वों का उल्लंघन हो रहा कि नहीं हो रहा? कि हमारा अधिकार है, इसके हमारा अधिकार है, कसाई को अपना व्यापार करने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। इसी कारण हमारे यहां आज तक गौ हत्या पर प्रतिबंध पर कानून नहीं बनाया जा सका, क्योंकि अगर गौ हत्या पर गौ हत्या कानून प्रतिबंध के लिए कानून बनाता है कोई, तो ये कसाई कह सकता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसे जब भी इलेक्शन आता है, चुनाव होता है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे को उठा सकती है, गौ हत्या के प्रतिबंध की बात करता है, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई सकारात्मक कदम तो नहीं उठाया गया। कि गौ हत्या प्रतिबंध अनुच्छेद 48 में निदेशक तत्व में है, और कसाई को अपना कारोबार चलाने का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है। तो अगर इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कानून बनाया, तो इसका मतलब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो कई बार मौलिक अधिकारों के नाम पर भी निदेशक तत्वों का उल्लंघन होता है, लेकिन कई बार निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के नाम पर मूल अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, अगर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात किया जाए तो वो कानून बना हुआ हमारे यहां, और अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज 6 के अंतर्गत व्यापार के अधिकार का उल्लंघन करता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के संदर्भ में जो कानून बना हुआ है वो अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज एच का उल्लंघन करता है। इसका मतलब है कि कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है कि मौलिक अधिकार के नाम पर निदेशक तत्वों का भी उल्लंघन हो सकता है, और निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के नाम पर मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन हो सकता है। समस्या हो सकती है। मैंने दोनों उदाहरण आप लोगों को दिया, शायद समझ में आ रहा होगा मेरी बात। तो लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, दो परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती। पहला पॉइंट लिखिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा मूल अधिकार का प्रयोग निदेशक तत्व से असंगत हो सकता है। मूल अधिकार का प्रयोग निदेशक तत्व से असंगत हो सकता है। जैसे एक कसाई का अपना कारोबार चलाने का अधिकार है, एक कसाई को अपना कारोबार चलाने का अधिकार है, वहीं अनुच्छेद 48 में
अनुच्छेद 48 में गौ हत्या पर प्रतिबंध किया गया। गौ हत्या पर प्रतिबंध किया गया। अनुच्छेद 48 में गौ हत्या पर प्रतिबंध किया गया, लेकिन कानून नहीं बना। कानून बन जाएगा तो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाएगा। तो मौलिक अधिकारों के नाम पर भी निदेशक तत्व का उल्लंघन होता है, तो निदेशक तत्व के नाम पर भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। लिखिएगा दूसरा पॉइंट, किसी निदेशक तत्व को प्रभावी करने वाला कानून, किसी निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाला कानून किसी मूल अधिकार का उल्लंघन या छीण करता है। किसी मूल अधिकार का उल्लंघन या छीण करता है। मूल अधिकार का उल्लंघन या छीण करता है, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तय करने वाला कानून, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम वाला कानून अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज जी के अधीन, अनुच्छेद 19 सब क्लाज 1 सब क्लाज जी के अधीन, सब क्लाज 1 सब क्लाज जी के अधीन व्यापार के अधिकार का उल्लंघन करता है। व्यापार के अधिकार का उल्लंघन करता है। उल्लंघन करता है। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार अनुच्छेद 37 में निदेशक तत्वों को न्याय योग्य नहीं बनाया गया। निदेशक तत्वों को न्याय योग्य नहीं बनाया गया। इससे यह प्रतीत होता है, इससे यह प्रतीत होता है कि यह राज्य के लिए आदर्श है, कि यह राज्य के लिए आदर्श है तथा इसमें विधिक मूल्य का अभाव है। 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 ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है। पैराग्राफ चेंज। अनुच्छेद 31 सब क्लाज गा, अनुच्छेद 31 सब क्लाज गा या सी कर सकते हैं, सब क्लाज सी स्वीकार करता है, स्वीकार करता है कि ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, कि ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के मध्य, कि मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के मध्य संघर्ष हो जाए। कई बार संघर्ष हुआ है। मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के मध्य संघर्ष हो जाए।
अरे क्लास आपका है? हाँ क्लास है, क्लास आपका है। हम कोचिंग में हैं, क्लास ले रहे हैं। चल, हाँ संघर्ष हो सकता है यदि संविधान के भाग 4 में, यदि संविधान के भाग 4 में अंतर्दृष्ट सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए, संविधान के भाग 4 में अंतर्दृष्ट सिद्धांतों को क्रियान्वयन करने के लिए, अंतर्दृष्ट सिद्धांतों को क्रियान्वयन करने के लिए कोई विधि बनाई जाती है, कोई विधि बनाई जाती है, तो वह इस आधार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता, तो वह इस आधार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता कि मूल अधिकार से असंगत है, कि मूल अधिकार से असंगत है। मूल अधिकार से असंगत है। ऐसी विधि मूल अधिकार पर प्रभावी होगी, मूल अधिकार पर प्रभावी होगी। इस प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 31C निदेशक तत्वों को क्रियान्वयन करने वाली, अनुच्छेद 31C निदेशक तत्वों को क्रियान्वयन करने वाली सभी विधियों को, निदेशक तत्वों को क्रियान्वयन करने वाली सभी विधियों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, 31C निदेशक तत्वों को क्रियान्वयन करने वाली सभी विधियों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता या वरीयता देता है। इसका मतलब निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई है। ये 1972 में 25वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 31C नया सब क्लास जोड़ा गया था संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में। कंफर्म हुआ कि 31C है तो मूल अधिकार, लेकिन निदेशक तत्व क्रियान्वयन में मूल अधिकारों पर वरीयता देने की बात किया गया है। जबकि अभी तक हम लोग यही जानते थे कि मूल अधिकार सबसे पवित्र चीज है। संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती या राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, चाहे वो कल्याणकारी राज्य से संबंधित ही क्यों न मुद्दा हो। कंफर्म हुआ? प्राथमिकता देता है, प्राथमिकता देता है। कंटिन्यू करेगा। न्यायालय के विचारों से असहमत प्रकट करते हुए, न्यायालय के विचारों से, न्यायालय के विचारों से असहमति प्रकट करते हुए असहमति प्रकट करते हुए डॉक्टर पीके त्रिपाठी ने कहा, डॉक्टर पीके त्रिपाठी ने कहा कि मूल अधिकारों को श्रेष्ठ कहना सही नहीं है, कि मूल अधिकारों को श्रेष्ठ कहना सही नहीं है, श्रेष्ठ कहना सही नहीं है। दोनों का समन्वित, दोनों का समन्वित अर्थ किया जाना चाहिए, दोनों का समन्वित अर्थ किया जाना चाहिए।
दोनों का समन्वित, अर्थ मतलब यहां मीनिंग से है, अर्थ किया जाना चाहिए। दोनों का समन्वित अर्थ किया जाना चाहिए। अर्थ मतलब यहां मीनिंग से है, किसी को श्रेष्ठ कहना उचित नहीं है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी जा सकती है निदेशक तत्वों को। अब यहां कहा गया कि अधिकारों, मौलिक अधिकारों को श्रेष्ठ कहना भी सही नहीं है। इसका मतलब दोनों का समन्वित अर्थ किया जाना चाहिए। दोनों का समन्वित अर्थ मतलब मीनिंग किया जाना चाहिए। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करिएगा। न्यायालय ने यह समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत स्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह संक्षेपण किया, न्यायालय ने यह संक्षेपण किया, न्यायालय ने यह संक्षेपण किया कि समन्वयकारी अर्थान्वयन मतलब मीनिंगफुल, समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत स्वीकार किया जाना चाहिए। समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत स्वीकार किया जाना चाहिए मतलब किसी के ऊपर किसी को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। अगर 31C में कहा गया कि मौलिक अधिकारों पर वरीयता देना है निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मौलिक अधिकार इतने पवित्र हैं कि कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मौलिक अधिकारों को छीनता और सीमित करता हो, इसका मतलब मौलिक अधिकारों को वरीयता देने की बात करता है। और वहां जो मिसेज इंदिरा गांधी ने कानून बना दिया संविधान संशोधन करके, वो निदेशक तत्वों को वरीयता देता है, तो कोई किसी को वरीयता देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उनके बीच समन्वय अर्थान्वयन किए जाने की आवश्यकता है। तो लिखेगा, न्यायालय ने यह संक्षेपण किया कि समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत स्वीकार किया जाना चाहिए। समन्वयकारी अर्थान्वयन का सिद्धांत स्वीकार किया जाना चाहिए तथा मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व दोनों को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोनों को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। दोनों को प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पुनः कहा कि दोनों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, कि दोनों में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि कौन किसको वरीयता दिया जाए, यह ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है कि मौलिक अधिकार निदेशक तत्वों में कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि कभी कहें कि मौलिक अधिकारों को वरीयता देना, कभी कहें निदेशक तत्वों को वरीयता देना है, तो किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने दो सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यायालय ने इस संदर्भ में दो सिद्धांत प्रतिपादित किया। पहला पॉइंट, मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व, मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व दोनों समान रूप से मौलिक हैं, दोनों समान रूप से मौलिक हैं, दोनों समान रूप से मौलिक हैं।
यद्यपि दोनों समान रूप से मौलिक हैं, यद्यपि निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है। दोनों समान रूप से मौलिक हैं, यद्यपि निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा पॉइंट, दोनों समान रूप से मौलिक है। अंतर कितना है कि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, बाकी दोनों समान रूप से मौलिक है। दूसरा पॉइंट, मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व एक दूसरे के अनुपूरक हैं। मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व एक दूसरे के अनुपूरक हैं। एक दूसरे के अनुपूरक हैं तथा एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं, तथा एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं, पूर्णता प्रदान करते हैं। बातें समझ में आ रहा होगा। यह केशवानंद भारतीय स्टेट ऑफ केरला के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि निदेशक तत्व मौलिक अधिकार दोनों में किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में दो सिद्धांत कि दोनों ही मौलिक हैं, समान रूप से मौलिक हैं। अंतर इतना है कि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरी बात, दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं, क्योंकि दोनों के सम्मिलन से ही किसी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। भारतीय संविधान का सारांश न्याय है, कल्याणकारी राज्य है, मूल उद्देश्य सरकार का जन कल्याण ही है ना। उस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा तो दोनों को ही मिलाना होगा। इसे दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं और दोनों एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। कन्फर्म हुआ, इसलिए कहीं किसी को साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज, मिनर्वा मिल, मिनर्वा मिल, मिनर्वा मिल मिनर्वा मिल के संदर्भ में न्यायालय ने कहा, मिनर्वा मिल के संदर्भ में न्यायालय ने कहा कि मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व के मध्य, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पीटी में आया है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में आया यूपीएससी में। मिनर्वा मिल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व के बीच समन्वय, के बीच समन्वय एवं संतुलन, समन्वय एवं संतुलन, मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व के मध्य समन्वय एवं संतुलन संविधान का मूलभूत ढांचा है। संविधान का मूलभूत ढांचा है, ध्यान रखिएगा, संविधान का मूलभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचा है। मूलभूत ढांचा है। इस प्रकार मिनर्वा मिल के परिणाम स्वरूप, मिनर्वा मिल के निर्णय के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 31C की, अनुच्छेद 31C की अनुच्छेद 31C की अंतः स्थापना के पश्चात भी, अनुच्छेद 31C की अंतः स्थापना के पश्चात भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतः स्थापना के पश्चात भी निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता नहीं दी जा सकती, मूल अधिकारों पर वरीयता नहीं दी जा सकती। वरीयता नहीं दी जा सकती। इस प्रकार
उच्चतम न्यायालय के पूर्व जो निर्णय थे, उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय, उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय, उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय, उच्चतम न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय जिसमें मूल अधिकारों को श्रेष्ठ बताया गया था, जिसमें मूल अधिकारों को श्रेष्ठ बताया गया था, अब वह बदल गया, अब वह बदल गया, अब वह बदल गया। अब कोई श्रेष्ठ नहीं है, अब वह बदल गया तथा मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व, तथा मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व एक ही धरातल पर हैं, एक ही धरातल पर हैं, एक ही धरातल पर हैं। फिर भी यदि उनमें कोई संघर्ष दिखाई देता है, यदि उनमें कोई संघर्ष दिखाई देता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, यदि उनमें कोई संघर्ष दिखाई देता है तो न्यायालय न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति के माध्यम से, यदि उनमें कोई संघर्ष दिखाई देता है तो न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, पुनर्विलोकन की शक्ति के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से समाधान करे, शक्ति के माध्यम से समाधान करे, शक्ति के माध्यम से समाधान करे। फिर क्लियर कर लीजिएगा, कल तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार इतने पवित्र हैं कि कोई राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो, सीमित करता हो, समाप्त करता हो। आगे मिसेज इंदिरा गांधी ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में अनुच्छेद 31 सब क्लास सी जोड़ दिया और निदेशक तत्वों को वरीयता दे दिया मौलिक अधिकारों पर। इसके पहले कोर्ट ने वरीयता दिया था। अब इनके बीच सह संतुलन और समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। इसे केशवानंद भारती में स्पष्ट कह दिया गया कि इनके बीच कोई भेदभाव, ऊंच नीच का भावना नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है और इनके बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, सह संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है और इनके बीच समन्वय एवं सह संतुलन स्थापित करना संविधान का मूलभूत ढांचा है। इसलिए अब वो दौर चला गया जब कभी कहा गया कि मौलिक अधिकार पवित्र हैं, 31C में कहा गया कि निदेशक तत्व को वरीयता दिया जाना चाहिए। अब कहीं कोई किसी को वरीयता नहीं दिया जाना है, दोनों एक ही धरातल पर हैं। फिर भी अगर इन दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति होती है तो जुडिशियल रिव्यू के अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका इसका समाधान निकाले, न्यायपालिका इसका समाधान निकाले। लेकिन न्यायपालिका समाधान तो अपने तरीके से निकालेगा, हम लोगों को भी समाधान करने का तरीका बताना चाहिए। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा। अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 36 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, जो राज्य की परिभाषा दी गई है, यहां राज्य को उसी रूप में परिभाषित किया गया है, यहां राज्य को उसी रूप में परिभाषित किया गया है जिस रूप में अनुच्छेद 12 में, जिस रूप में अनुच्छेद 12 में, यानी 12 बराबर 36, 36 बराबर 12, जिस रूप में अनुच्छेद 12 में, इसका अर्थ है
कि राज्य के जिन अवयवों की पहचान की गई है, राज्य के जिन अवयवों की पहचान की गई है, वह भाग 4 के निर्देशक तत्व में भी, वह भाग 4 के निर्देशक तत्व में भी, वह भाग 4 के निर्देशक तत्व में भी उन्हीं अवयवों के लिए उपलब्ध है। उन्हीं अवयवों के लिए उपलब्ध है। उन्हीं अवयवों के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार दोनों ही समान रूप से मौलिक हैं, 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 यद्यपि निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, यद्यपि निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी वह शासन के लिए, वह शासन के लिए मौलिक तत्व होने के कारण, वह शासन के लिए मौलिक तत्व होने के कारण राज्य के लिए स्वतः बाध्यकारी है। राज्य के लिए स्वतः बाध्यकारी है। वह शासन के लिए मौलिक तत्व होने के कारण राज्य के लिए स्वतः बाध्यकारी है। तो मौलिक अधिकार जहां राज्य के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी है, वह निदेशक तत्व राज्य के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी है। इसका मतलब ऐसा कोई कानून ना बनाए जो किसी नागरिक के विधि के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। ऐसा कोई कानून न बनाए राज्य। हालांकि प्रवर्तनीय नहीं है, इसके बावजूद भी मौलिक तत्व होने के कारण राज्य के लिए स्वतः बाध्यकारी है कि ऐसा कोई कानून न बनाए जिससे किसी नागरिक के विधि के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता हो। कितना समझ में आया? जल्दी बोले। नीतीश, आशीष, रचना, सभी लोगों को समझ में आ गया? कुछ संबंध समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ गया? कहीं कोई समस्या नहीं आना चाहिए। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो ये आज का क्लास यही था, ठीक है ना? इसको आप लोगों को एक बार और समझने का प्रयास करिएगा। कल आप लोगों का पॉलिटी का क्लास के स्थान पर कल पब्लिक एड का क्लास है। चूंकि अभी मैं ज़्यादा क्लास लेने की स्थिति में नहीं हूँ, तो मैं सोच रहा था कि आपको अल्टरनेट डेज पर क्लास आपका चलता रहता। तो कल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सभी लोग क्लास कर सकते हैं, चूँकि उसमें डेमो क्लास है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो कल 3 बजे ही कल पब्लिक एड का क्लास होगा, ठीक है ना? तो कल हम लोग फिर मिलेंगे। अभी मैं इसको आप लोगों को वीडियो डलवा देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा, और लोग जो लोग ज्वाइन नहीं करते वो भी तो देखेंगे, ठीक है ना? कल हम लोग मिलते हैं। सभी लोगों को कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? तो कल हम लोग मिलें, ठीक है? धन्यवाद आप सभी लोगों को।